नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 20 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आज अपने चैनल पे जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है 2023 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 23 और 24 में, उनके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वो आपको 12 बजे आज लॉन्च किया जाएगा। तो उसके मतलब कि पूरा डिटेल में बताया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होगी। तो 12 बजे वीडियो अपलोड होगा, आप उसको देख लीजिएगा। लक्ष्य मेंटोरशिप प्रोग्राम 2023 और 24 के लिए जो स्टूडेंट फोकस करना चाहते हैं उनके लिए है। चलिए आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में जो पहला टॉपिक है वो है कि असम और हरियाणा के बीच में जो चल रही है विवाद है, ठीक है, विवाद को सुलझाने की काम की गई है कि विवाद को जो 50 साल पुराना विवाद था उसको ख़त्म किया जाए। गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा ये चीज़ें की गई है, ठीक है। तो अब हम इस मैप में देखते हैं कि एक्चुअली हरियाणा और वो है कहाँ पे। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में आप नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य को देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य में आपको क्या मिल जाएगा? बिहार आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे मिल जाएगा असम, ठीक है, असम मिल जाएगा। अब देखिए असम का जो बाउंड्री लगता है वो एक ही राज्य से लगता है, वो है मेघालय। और इधर इसके बाउंड्री जो लगेगा वो बांग्लादेश से लगेगा, राइट। मेघालय का असम का, सॉरी, ये मेघालय का बाउंड्री लगेगा। असम का जो बाउंड्री लगता है वो लगता है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ठीक है, राइट। इधर इनका बांग्लादेश से भी बाउंड्री लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनके सभी राज्यों से इनका बाउंड्री लगता है। देखिए पहले क्या हुआ करता था कि नॉर्थ ईस्ट में ना ये असम एक ही राज्य हुआ करता था, राइट। बाद में जाके इसकी बंटवारा हुई, अलग अलग हुआ। तो इनके बीच में ना सीमा विवाद अक्सर बना रहता है। तो मेघालय और ये असम के बीच में जो ये सीमा विवाद है जिसको सुलझाने की काम की गई है सरकार के द्वारा, राइट। चलिए आप डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कौन सा टॉपिक है। टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो अभी वॉर चल रहा है, उस वॉर में जो हमारा भी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि ये जो वॉर है एक महामारी के जैसे है। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि इससे सप्लाई जो चेन होता है, सप्लाई चेन सीधा समझिएगा, सप्लाई मतलब होता है किसी भी चीज़ों का उत्पादन। मान लीजिए कि कोई भी ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, मान लीजिए कि एक पेन बनाया जाएगा। इस पेन की प्रोडक्शन के लिए तो कच्चा माल चाहिए ना। जब कच्चा माल ही आना यहाँ से थोड़ी सी ब्लॉक हो जाएगा तो ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा तो मार्केट में नहीं जाएगा, मार्केट में नहीं जाएगा तो प्राइस हाई होगी, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें चलती है कि एक यदि सप्लाई चेन में यदि एक सिस्टम यदि कट जाए, देखिए आपके आपके पास साइकिल होगा, ठीक है, साइकिल में ऐसे चेन रहता है या फिर बाइक में भी चेन रहता है, ढका हुआ रहता है। तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक पट्टा, उनकी जो एक गोटी तरह का रहता है, दाना तरह का, वो यदि टूट गया तो ये पूरा साइकिल ही नहीं चल पाएगा आपका। तो उसी तरह से होता है सप्लाई चेन। अर्थव्यवस्था को चलने के लिए सप्लाई चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वॉर चल रहा है उससे सप्लाई चेन बाधित हो रही है, जिसमें आप देखोगे कि खाद्य जो खाने योग्य जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा हम यूक्रेन और रसिया से आता है। तो उसका आप देखोगे कि अभी रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लगभग 200 के 300 250 के आसपास पहुंच चुकी है रेट। तो यही सब मामला है कि वित्त मंत्री वही कह रहे थे कि सप्लाई चेन टूटने से क्या हो रहा है, कच्चे माल नहीं मिल पा रहा है, उससे आपूर्ति बाधित हो रही है। अब देखिए इन्होंने बताया कि दुनिया में सभी देशों पे ये असर हो रहा है यूक्रेन और रूस के वॉर का। ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ऐसा देश है जिसका वॉर का इफेक्ट हो रहा है, सभी देशों का हो रहा है। इससे क्या हो रही है कि अब नए पुराने जो व्यापार था उसके विकल्प में अब नए व्यापार शामिल होकर आ रहे हैं, नए व्यापार आ रहे हैं सामने, ओके। युद्ध में क्या है, आम जन को कम असर पड़ रहा है लेकिन सरकारें इससे परास्त ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ब्लॉक हो रही है जेने। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को कोई टैक्स नहीं लगाया, राइट। उसके बाद बताया जाता है कि एफडीआई जो है, यह एफडीआई प्राप्त करने में भारत 5वां स्थान पे है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ए है, इस कंपनी ए को अपनी विस्तार करने के लिए, ठीक है, अपनी जो मतलब बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? दो माध्यम होता है, एक या तो ऋण ले, दूसरा या तो क्या करे, अपने शेयर को बेच के निवेशक को ले, ठीक है।
तो ये जो निवेश लाने का लिए होता है तो ये विदेश के द्वारा निवेश आता है, विदेश में से। अब देखिए ये एफडीआई, यहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। एक मिलेगा आपको एफडीआई, एक मिलेगा एफआईआई, एक मिलेगा एफपीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष संस्थागत निवेश, प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है, प्रत्यक्ष पोर्टफोलियो निवेश। अब मैं शॉर्ट भाषा में आपको बहुत ही कम वर्डों में आपको समझा देता हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंट है। देखिए इन तीनों को क्या है कि बनाने के लिए जो एक कमेटी आई थी, जिस कमेटी का नाम था अरविंद मायाराम समिति, ठीक है, अरविंद मायाराम समिति। इन्होंने बताया था कि यदि 10% से ज़्यादा निवेश आता है तो उसको एफडीआई में डालिए, 10% से ज़्यादा निवेश आता है तो एफडीआई में डालिए, 10% से कम आता है तो उसको आप एफआईआई में डालिए। यदि निवेश 10% से कम आए और शेयर बाजार के थ्रू आए, शेयर मार्केट के थ्रू आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है, समझ गए। तो 10%, मान लीजिए कि एक कंपनी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, पहले वो पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने डाला मतलब कि 20%। अब ये 20% हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये एफडीआई हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यदि 10% से कम डालते, मान लीजिए कि 9% डालते, तो ये क्या हो जाता, वो भी संस्था में डाके डालते, तो ये हो जाता एफआईआई, मतलब प्रत्यक्ष संस्थागत निवेश। यदि वो यही निवेश शेयर बाजार के थ्रू डालते, शेयर बाजार के थ्रू डालते, तो ये क्या होता, यह होता, इसको क्या बोलते हैं हम, एफपीआई, ठीक है। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा, एफडीआई, एफपीआई, ये सारी चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं, इस पेज में है कि सरकार बुजुर्गों को मदद के लिए आगे आ रही है। क्या आगे आ रही है, कैसे? पहले क्या होता था, बुजुर्गों के लिए जैसे वृद्धाश्रम बनाना हो, वृद्धा पेंशन देना हो, ये सारी चीज़ें स्कीम चल रही थी। लेकिन अब सरकार चाह रही है कि बुजुर्ग जो अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो यदि काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो तो उनके पास उतना ऊर्जा नहीं है कि वो ऑफिस जा सकते हैं, तो काम करना चाहते हैं, तो सरकार चाह रही है कि उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, मतलब ऑनलाइन काम रोजगार दिया जाए। इसको लेके सरकार मुहिम चला रही है कि इस मुहिम के थ्रू कि क्योंकि हमारा जो बुजुर्ग है ना, उसकी बढ़ रही है जनसंख्या, बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए तो सोचना पड़ेगा, अल्टरनेटिव है कि आपको सोचना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू करना पड़ेगा। तो सरकार क्या है, फिडवी है, ठीक है, सीआईआई के थ्रू इनको क्या हो जाए, निजी कंपनियों भी वर्क फ्रॉम होम मतलब ऑनलाइन ड्यूटी मिल जाए। आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, ये पॉलिटिक्स वाला पेज है। इस पेज के अंदर है कि आतंकवाद के को मिलजुल के मुकाबला करना चाहिए। बिम्स्टेक देशों का जो बैठक चल रही थी उसमें कि इन्होंने बताया, ये विदेश मंत्री जो है इन्होंने बताया। तो अब हम बिम्स्टेक कंपनी के बारे में देखते हैं, सॉरी बिम्स्टेक देशों के बारे में देखते हैं कि बिम्स्टेक देश कौन कौन से हैं। ये देखिए बिम्स्टेक, इसका जो है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन करके, इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। इसको ये क्या है, यह जो है यह बहुपक्षीय क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्रों में जो बंगाल की खाड़ी जो है उसके तटीय और सीमावर्ती देश इसमें शामिल है। इसमें 7 सदस्य है, 5 जो सदस्य है वो दक्षिण एशिया से है और 2 जो सदस्य है वो दक्षिण पूर्व एशिया से है। दक्षिण पूर्व एशिया से 2 सदस्य जो है वो म्यांमार और थाईलैंड है, और दक्षिण एशिया जो सदस्य है वो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। ये क्या है, दक्षिण एशिया से है। अब देखिए इसका जो गठन है, इस गठन के बारे में हम देखते हैं। गठन जो है वो बैंकॉक घोषणा से हुआ था 1997 में, ठीक है। आरंभ में कितने देश थे, 4 देश थे, ठीक है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। यह आर्थिक सहयोग के लिए था, ठीक है। इसका जो उद्देश्य होता है वो तेज़ी से बढ़ा जाए और आर्थिक सहयोग हेतु मतलब तीव्र गति से आर्थिक सहयोग हो सके, राइट। उसके बाद 1997 में म्यांमार जुड़ गया इसके साथ। उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान जुड़ गया। उसके बाद इसका नाम हो गया बिम्स्टेक, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है,
उद्देश्य यह है कि क्षेत्रीय तीव्रता में आर्थिक विकास हेतु वातावरण को तैयार करना, स, उसके बाद समान सहयोग से और समान जो भावना है उसको विकसित किया जाएगा। देश को सदस्य जो राष्ट्र है उसको साझा जो उनके हित है उसको सुरक्षा किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा और परस्पर सहायता को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि के दूसरे भी क्षेत्र में क्या किया जाएगा, एक दूसरे के पूरक बनाया जाएगा इसको। बिम्स्टेक के सिद्धांत क्या है, सिद्धांत जो है इनका समान संप्रभुता होना चाहिए, क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देना की बात की जा रही है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता होना चाहिए। उसके बाद है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे, आपस में कोई भी देश का किसी भी आंतरिक मामला है कि कोई हस्तक्षेप ना करे, शांतिपूर्ण साथ अस्तित्व में आए, पारंपरिक रूप से लाभ हो, ठीक है, और सदस्य देशों के अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा जाए, उसके विकल्प में रूप में लेके आ जाए। इनकी क्षमता की बात करते हैं तो क्षमता यह है कि यह अंतर क्षेत्रीय सहयोग मंच है, एक प्रदान करता है सार्क और आसियान के बाद। ओके, उसके बाद इसकी जो जनसंख्या है विश्व में 1.5 अरब, ठीक है, 1.5 अरब है। लगभग विश्व का 22% हिस्सा इसी सदस्य देशों में से आता है। 2018 के आंकड़े के मुताबिक देखेंगे तो जीडीपी 3.8% ट्रिलियन का जीडीपी है, जो विश्व के जो औसतन 5 है ना, 5 वर्षों में इसका 6.5% की विकास से बढ़ी है। तो ये बिम्स्टेक की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई नज़र दिख दे रही है। उसके विश्व में जितना भी व्यापार होता है ना, वो व्यापार ये बंगाल की खाड़ी से होकर ही गुजरता है, ठीक है, 1/4, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट जो परियोजना चल रही है वो कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना जो म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ेगा, राइट। उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौता जो यात्री और माल जो परिवहन है जिसका क्या किया जाएगा, निबंधन करवाए, ठीक है, प्रस्तावित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है श्रीलंका में हर मुमकिन मतलब सहायता प्रदान किया जाएगा भारत के द्वारा। तो भारत की जो नेबरहुड की पॉलिसी है, नेबरहुड का मतलब होता है कि पड़ोसी पहले की नहीं थी, मतलब कि यदि कोई भी दूसरे देशों को देखा जाएगा उससे पहले मैं पहले अपना पड़ोसी को देखूंगा, इसमें पड़ोसी को विकसित किया जाएगा। तो ये होता है नेबरहुड, राइट, पड़ोसी पहले की नहीं थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कि एक्चुअली श्रीलंका में जो संकट आया उसके बारे में। श्रीलंका में अभी आपको पता है कि आर्थिक संकट आ चुका है, आर्थिक संकट। तो इसके लिए अगस्त में सरकार के द्वारा आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया गया है, अंतिम हफ्ते में आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया है, ठीक है। राजपक्षे जो है इनके राष्ट्रपति राजपक्षे, उन्होंने वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रण कर इस संकट को निपटाने से के लिए सेना को बुलाई थी कि आर्थिक वस्तुओं को क्या किया जाए, आवश्यक वस्तुओं का नियंत्रण किया जाए, लेकिन ये चीज़ें संभल नहीं रही है। अभी देख सकते हैं आप, इन्होंने भारत से भी सहयोग लिया था। इसका क्या हुआ था, क्या कारण हुई थी? पहला चीज़ है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कोविड के महामारी के कारण पर्यटन पूरा ही तरह से बंद हो चुका था। जब पर्यटन पूरा ही तरह से बंद हो चुका था, इनका इनकम ख़त्म हो गई, तो इनकी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में पर्यटन जो है ना वो 10% हिस्सेदारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है। ये विदेशी मुद्रा भंडार 2021 में 2019 की अपेक्षा 7.5 के अपेक्षा ये घटकर हो गई थी 2.8 बिलियन डॉलर। अब देख सकते हो, तो विदेशी मुद्रा इसमें कम हो गया था। ये सारी चीज़ें, इसमें पैसा का अवमूल्यन किया गया, जो वस्तुओं है उसको आपूर्ति नहीं हो पा रही है, खाद्य वस्तु। और उसके बाद ना इसमें एक चीज़ और किया गया कि श्रीलंका की जो सरकार है ना, श्रीलंका का सरकार ये जैविक कृषि की तरफ चले गए। जैविक कृषि की तरफ आप जब जाते हैं तो आपकी जो उत्पादन है वो क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि आप जब उर्वरक नहीं देते हैं तो उत्पादन घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनका जो एक्चुअली उत्पादन कुछ सिक्योर तो था नहीं कि हाँ मेरा स्टॉक इतना ही है, यदि घट भी जाता है तो कोई प्रभाव नहीं आता है। उसके बीच में कोविड भी आ गया, तो और सारी चीज़ें पर तकलीफें आ गई, प्रॉब्लम आ गया। तो यही इनका एक कारण ये भी होता है कि इनके यहाँ पे एक खाने के लिए भी चीज़ें नहीं है, राइट। तो ये भी इसका कारण है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि कैच द रेन। कैच द रेन मतलब कि ये जो बात किया जा रहा है जल संग्रह का बात किया जा रहा है। जल शक्ति अभियान के थ्रू कैच द रेन 2022 के लिए ये किसको पुरस्कार दिया गया है, उत्तर प्रदेश को।
इनके जो जल विभाग के जो मंत्री है इन्होंने इसका पुरस्कार लिए। तो एक्चुअली जल की उपयोगिता से संबंधित बताया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा जो कहा गया, आने समय में यदि आपातकाल लागू होगा तो एक जल के लिए महामारी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तीसरा जो विश्व युद्ध हो सकता है किसके लिए हो सकता है? जल के लिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ पे वाटर ग्राउंड नीचे जा रही है, पीने योग्य पानी कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसका कारण बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये जो है ये है राजस्थान के अलवर ज़िले में। ठीक है, आप याद करके रखेंगे, राजस्थान के अलवर ज़िले में ये है। उसके बाद ये सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है ये उड़ीसा में है, आप याद करके इसको भी रखेंगे। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा के अंतर्गत आता है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है कि दवा के लिए भारत क्या है? आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। तो एक ही बात समझिए कि भारत की जो आत्मनिर्भर PLI जो स्कीम है उसके थ्रू क्या है, भारत आगे प्रोत्साहन की करने की चीज़ें चल रही है। PIL क्या है कि उत्पादन आधारित जो प्रोत्साहन आधारित है। ठीक है, उत्पादन जो होता है जो देशों का, उसको क्या किया जाए? सरकार के द्वारा प्रोत्साहन किया जाए। मतलब सरकार को इसमें सहायता देने की बात की जा रही है कि जब सरकार सहायता देगी तो चीज़ें क्या होगा, कंपनी चीज़ें बनाएगी, और चीज़ें जब आप बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आयात है उसकी जो निर्भरता है कम होगा, आप अपने आत्मनिर्भर होगे, और आने वाले समय में हम क्या करेंगे? निर्यात कर सकते हैं। जिस तरह से देख सकते हैं भारत का आज $400 का जो $400,000 का जो निर्यात की आंकड़ा छू गई है, तो ये भी इसके लिए एक कारण हो सकता है PLI स्कीम। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल इस पेज में नहीं है। देखिए ये आर्टिकल मैं आप लोगों से ये तो डिस्कस करने वाला नहीं है आर्टिकल, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी ना एक ट्रेंड में चला है कि टीना डाबी है, इन्होंने दूसरा शादी करने के लिए अपना दूसरा शादी किया है। तो ये कल से न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, न्यूज़ में चल रही है आप लोग के बीच में। तो आप इनका शॉर्ट देखोगे, इनके बारे में देखोगे, ये चीज़ें देखोगे। देखिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यदि इनके बारे में 5 मिनट भी सोचते हैं, नहीं चीज़ें सोचनी है। और ये इनकी पर्सनल लाइफ है, आप इनके ऊपर नहीं कर सकते। ये इनकी पर्सनल लाइफ है, ये क्या करना चाहते हैं। ये इनकी एक सबसे बड़ी चीज़ है, इनसे सीखो कि इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरह से एग्ज़ाम निकाला, क्या इनकी रणनीति थी, कि क्या तैयारी था। तो इसलिए आप यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें। आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे शॉर्ट मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएगा, तो आप सीधा समझिए वहाँ पे व्यू के लिए बनाया जाता है। उनका मकसद आप पढ़ो ये नहीं होता है। तो इसलिए आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, इन सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में है कि भारत को ना अब आगे आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हम ना चाहते हैं कि भारत को एक हरित रेलवे बनाया जाए। हरित रेलवे का मतलब होता है कि भारत को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो विद्युतीकरणकृत है उसको हम 100% कर दें। यदि हम विद्युतीकरण को 100% कर दें, यहाँ पे जो डीजल और पेट्रोल जो खपत होता है वो खपत तो कम हो जाएगा। जब डीजल और पेट्रोल खत्म होगा तो हम डीजल पेट्रोल कहाँ से करते हैं? मंगवाते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, हमें आत्मनिर्भरता कम होगी। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत ने पहली बार जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो का परीक्षण किया गया था वो 1925 में किया गया था। ठीक है, जबकि 1930 में दक्कन क्वीन के रूप में पहली विद्युतीकरण रेल परिचालन में विविधता की शुरुआत की गई थी। तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा फिटी फैक्ट कि भारत में विद्युतीकरण ट्रेन पहली बार कब चलाया गया था, ये चीज़ें याद रखेंगे। अब भारत चाहता है कि 100% क्या करें, विद्युतीकरण कर दिया जाए, जिससे कि हमारा बहुत सारा आर्थिक भी विकास होगा, जिससे कि रेलवे जो है घाटे में रहता है उससे भी ये उभर पाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर है कि अब यूक्रेन और रूस के बीच में बातें बनती दिख रही है, जिससे कि उनका जो कीव है, उनकी जो राजधानी है उत्तर यूक्रेन में, हमला कम होते जा रहा है। तो ये बातें अच्छी बात है कि बातों से यदि युद्ध को विराम मिल जाए, क्योंकि आप देख रहे हो युद्ध हो रहा है रूस में, लेकिन इफेक्ट पड़ रहा है भारत में महंगाई का। तो इसलिए विश्व की शांति के लिए, जब हम ग्लोबलाइजेशन में होते हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड में पीस हो, वो सबसे ज़्यादा मकसद होती है हमारे पास। ओके, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही था। मेंटरशिप वाला जो वो है बैच है, वो आ जाएगा 12 बजे आपके पास वीडियो। उसमें आप डिटेल डिस्कस देख लीजिएगा, क्या क्या डिस्कशन है हर एक टॉपिक के बारे में। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर जो है 70 हमारा जो नंबर है 7059
779271। इस पे हमें कांटेक्ट करके आपको कोई भी यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ से हमें पूछ सकते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।